सो आपकी कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर किसी भी देश के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये समझा दूंगा। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पर्पस यानी क्या उसकी ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आपको पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में है क्या, तो आप उसको सिंपल सा जवाब दे सकते हैं वन लाइन में, इट इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स रूल्स, राइट। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कोडिफाइड और एक अनकोडिफाइड। सो कोडिफाइड में क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होता है, और अनकोडिफाइड फॉर्म क्या होता है, जो कि ऑब्वियसली अनरिटन फॉर्म में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहाँ भी लिखा नहीं गया। हाँ, कुछ फिलोसॉफीज की बुक्स में या फिर कुछ ओल्डर लॉस में से निकाल के ऐसे ही कुछ अलग अलग जगह से वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, राइट। लेकिन कोडिफाइड में क्या होता है, हमारे इंडिया की तरह एक पर्टिकुलर बुक में सारा कुछ लिखा हुआ होता है। सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, जो हमने इससे पहले कहा था, ये लेमैन लैंग्वेज में कहा था, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। अब थोड़ा उसका और समझे तो ये इसको हम फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स कह सकते हैं। फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल, ये याद रखिएगा। लेकिन कोई लेमैन है जो एग्जाम की तैयारी नहीं करता है मगर वो समझना चाहता है, तो उसको सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स कह सकते हैं। वो बाइंडिंग होते हैं किन किन पर, एवरीवन इंक्लूडिंग लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। सो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन सा है हमारे पास, ऑब्वियसली पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये लॉ मेकिंग के अंदर आते हैं। तो जो वो कानून बनाएंगे, ऑब्वियसली वो जो लॉस बनाएंगे वो उन पर भी लागू होगी, ये वाली बात है यहाँ पे। सो पहले के ज़माने में कैसा था, जो किंग लॉस बनाते थे, किंग आते थे, किंग के जो मंत्री आते थे, प्राइम मिनिस्टर का हो या फिर दीवान का हो, जो भी, वो क्या करते थे, वो जो लॉस बनाते थे वो ओनली फॉर पीपल्स ऑफ देयर टेरिटरी, उनके पीपल्स पे ही लागू होता था, उनके लिए लॉ कभी भी नहीं बनाए गए, राइट। सो ऐसा होता था। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बाइंडिंग ऑन एवरीवन। एवरीवन का मतलब हर कोई जो इंडिया की टेरिटरी में है। ऑब्वियसली अब थोड़े लोग क्या हो गए, टूरिस्ट वाले आते हैं, राइट, हमारे यहाँ, वो फॉरेनर्स हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे अगर आए हमारे लैंड पे तो उन पर भी लागू होना शुरू हो जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नथिंग बट यही सब जो अपने आते हैं, क्या, ये लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स, उनके भी रूल्स लिखे गए हैं, उनके भी स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, राइट। वो कैसे फॉर्म होगा, राइट, एमपी कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे बन सकते हैं, वो आगे जाके पीएम को कैसे इलेक्ट करेंगे, सीएम कैसे बन सकते हैं, प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं, सिटीजन्स, ऑब्वियसली हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। राइट्स यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, और सिटीजन्स की भी ड्यूटीज़ भी होती है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो भी इसमें लिखा गया है, जो कि 15th राइट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। समझिए, आर्टिकल नंबर 15, नॉट 15th राइट, आर्टिकल नंबर 15 में कहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 5, जो कि है वो ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसमें ग्राउंड्स लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। किस बेसिस पर, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर। तो अब वो जो लोअर कास्ट का होगा उनको सपोर्ट करने के, उनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया, राइट। तो वो क्या है, ऑब्वियसली रिलेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी भी है इसमें। नेक्स्ट, हार्डर टू चेंज दैन वेट, हार्डर टू चेंज थ्रू ऑर्डिनरी लॉस। अब हम आराम से कह सकते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो हमें इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लाइक कौन सा प्रोसीजर, वही मेजॉरिटी वाला। सो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो एक्चुअल में कहे तो सिंपल फॉर्म में नहीं होता है। हम कह सकते हैं ना कि चलो इसको अमेंड करना है तो फटाक से लिखो, नेक्स्ट डे अमेंड हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बहुत सारा। सो इट इज़ हार्डर टू चेंज थ्रू ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लॉ में क्या होता है, अभी कुछ न्यू स्टेट फॉर्म करना है, न्यू स्टेट की टेरिटरी या फिर स्टेट का नाम बदलना है, तो ये ऑर्डिनरी लॉ से आराम से हो जाएगा, मगर इसमें नहीं होगा। यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को बदल सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। हार्डर टू चेंज, हाँ चेंज कर सकते हैं मगर हार्डर टू चेंज। सो इंटरनेशनल रिकग्निशन एज डेमोक्रेटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूमन राइट्स। अब ये पॉइंट समझना है तो देखिए, आप इंडिया के हैं, राइट, और आप जाते हैं बाहर घूमने फिरने, सपोज आप गए न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक कोई वहाँ का जो लोकल होगा आपको डायरेक्ट पहले क्या बोले, आर यू इंडियन, राइट। तो हमें क्या मिला, एक वन टाइप ऑफ अपने को एक रिकग्निशन मिला, इंटरनेशनल रिकग्निशन क्या मिला हमें,
कि नहीं ये इंडियन बंदा है। अब इंडिया आपकी इमेज कैसे बनेगी, आपके देश के हिसाब से बनेगी, राइट। सो आपका देश डेमोक्रेटिक सिस्टम है, राइट। आपके देश ने कुछ अच्छा काम किया है तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली फॉरेन में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज डेमोक्रेटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्लस ह्यूमन राइट्स। तो आपको कुछ अगर समझिए आपको यूएन में जाते हैं, यूएन यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो वहाँ पर अगर आप जाके आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, चांस मिलेगा, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश के मेंबर हैं। अब कुछ होते हैं लाइक नॉर्थ कोरिया कह लो, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया वाला जाएगा उधर तो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, राइट। सो ये मोस्ट फंडामेंटल रूल्स आर डिफिकल्ट टू अमेंड। अब ये इससे पहले मैंने कहा था डिफिकल्ट टू अमेंड। सो यूएस से अमेंड 2/3। अब ये प्रोसीजर है अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखोगे चैप्टर तब ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये सब। सो यूके हैज अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स, जो हमारे अंग्रेज जो आए थे हमारे राज करने के लिए हमारे ऊपर, वो उनके पास अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। सो देयर पार्लियामेंट हैज अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक और अनमेक लॉ, समझे। तो अब सोचिए आपके पास रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं है तो वहाँ की पार्लियामेंट जो होगी वो कुछ भी लिख कर बना सकती है लॉ। जस्ट एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल, वहाँ पे समझ लो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस से ट्रैवल कर रहा था तो उसको बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आ गए तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, जाके रूल पास कर देगा कि सर्टेन किलोमीटर्स में इतने स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने चाहिए, ओके। तो वो लॉ बन जाएगा। अब वो लॉ बन गया तो सारे स्पीड ब्रेकर्स उखाड़ देगा वो। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, यानी कि पार्लियामेंट की ही मर्जी चलेगी यहाँ पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं है, इनसे पहले मैंने कहा था। सो रिटर्न फॉर्म में ना हो तो ये बहुत ही अच्छी बात तो नहीं है। सो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है, मीन्स दैट पार्लियामेंट इज सुपीरियर टू, देखो सुपीरियर टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन देयरफॉर एनेक्ट और रिपील एनी लॉ इट्स चूज। इससे पहले मैंने कहा एनी लॉ एनेक्ट भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है उसकी मर्जी से, ओके। सो हम जो हमने इससे पहले देखा उसको मैंने माइंड मैप के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। सो एक बार देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पर्पस। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, और वो भी कोडिफाइड फॉर्म में। तो हम इसको सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स को फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स कह सकते हैं, राइट। जिससे हमें क्या मिलता है, बाइंडिंग किस किस पर, पार्लियामेंट के मेंबर्स के ऊपर भी, यानी कि लॉ मेकर्स के ऊपर भी और सिटीजन्स के ऊपर भी। और नेक्स्ट उसका जो गवर्नमेंट, इस पर भी उसका कंट्रोल होता है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी होते हैं उसमें, और राइट्स ऑफ सिटीजन्स एश्योर करता है वो। तो इसमें क्या है, वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी है प्लस हार्डर टू चेंज। अब ये सब है तो उसको चेंज करना भी बहुत हार्ड है। और नेक्स्ट इसी का फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स में ही इंटरनेशनल रिकग्निशन हमें मिलती है, राइट। जिससे हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अपने आप को इंडिया के लिए, और हमें ह्यूमन राइट्स भी मिलती है। इस कहा ना कि न्यूयॉर्क में गए, आपको पूछता है आर यू इंडियन, तो आपके साथ वो कोई गलत करे तो वहाँ के जो अनदर जो लीगल अथॉरिटीज़ हो गए वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके वहाँ भी ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होते हैं। सो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो इंडिया में नहीं है, यूके में है, राइट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज आल्सो अवेलेबल इन इंडिया, तो नो, फॉल्स स्टेटमेंट। सो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो कि सुप्रीम ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल से भी बड़ी और सेपरेट मानी जाती है, वही पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हम कह सकते हैं इन लेमैन टर्म्स। सो नेक्स्ट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पर्पस, तो ये पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट लिख के रखा है। तो पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये वाला इससे पहले मैंने कहा, सेट ऑफ बेसिक रूल्स कहो या फंडामेंटल रूल्स कहो, या फिर और थोड़ा प्रोफेशनल मैनर्स में कहना चाहते हो तो फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स कहो फॉर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसीजन मेकिंग पावर भी देता है, जिसको देता है उसका लिमिट भी कर देता है पावर, ओके। अब डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास। और वो गवर्नमेंट उसका डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा ना करे, टू सर्टेन लिमिट से ज़्यादा यूज़ ना करे, इसलिए उसको लिमिट्स भी कर दिया है। सो फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट जस्ट सोसाइटी। तो हम इसे यहाँ छोटे पॉइंट में देख लें।
माइंड मैप में पहले तो सेट ऑफ बेसिक रूल्स, पर्पस उसका, डिसीजन मेकिंग पावर भी देता है और लिमिट भी करता है उसको, टू फॉर्म अ जस्ट सोसाइटी। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पर्पस। तो ये आपको समझ में आया होगा। और थोड़े अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो हम देखते हैं क्या है। पहले तो डिफाइन एंड डिक्लेयर, यहाँ से पॉइंट शुरू होता है। सो डिफाइन एंड डिक्लेयर क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ। डिफाइन एंड डिक्लेयर क्या करता है, द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो सपोज हमारा जो ये इंडिया है, राइट, अब इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो हमारा टेरिटरी जो 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं, वहाँ तक हमारा बाउंड्री है, ऐसा डिफाइन करके रखा गया है, ओके, सब जगह पे। तो ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उस टेरिटरी तक हमारा लॉ चलेगा, ये कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट डिफाइंस एंड डिक्लेयर, पहले तो डिफाइन करेगा ये हमारी बाउंड्री है, सॉरी, और फिर डिक्लेयर करेगा कि यहाँ तक हमारे लॉस चलेंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब कुछ नेचर होते हैं, नेचर यानी कि आइडियोलॉजी, ओके, कुछ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी होती है, कुछ लोग होती है लिबरल आइडियोलॉजी, राइट। तो उसका नेचर भी डिफाइन करेगा ये पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ का। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो अब उसकी हद कहाँ तक है वो भी डिफाइन करेगा, यानी कि इसका जहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है वहाँ तक ही वो जा सकता है। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। यस, राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स और उनके फंडामेंटल ड्यूटीज भी डिफाइन किए गए हैं। ये था डिफाइंड एंड डिक्लेयर। नेक्स्ट क्या है, द आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ ए नेशनल कम्युनिटी। तो इस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी, जो हम नेशनल यानी कि हम इंडियंस की जो आइडेंटिटी और उनके वैल्यूज़ क्या है। आइडेंटिटी क्या है हमारी, ऑब्वियसली इंडियन है हम, और दूसरी हमारी वैल्यूज़ कि हम इंडियन होने के नाते नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करेंगे, नेशनल एंथम जहाँ भी बजेगा वहाँ पे हम रुक कर थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे। तो ऐसे कुछ वैल्यूज़ भी होते हैं हमारे नेशनलिज्म के लिए वो। और एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ, तो उनको एस्टैब्लिश करेगा, जैसे CBI, IB, ये सब उनको एस्टैब्लिश करेगा। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सबको एस्टैब्लिश भी कर सकता है और उनको रेगुलेट भी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सब, अब ये तो सबको पता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वो सब यही टॉपिक है। तो एस्टैब्लिश ये सारा कुछ, आप एक बार सेंट्रल स्टेट रिलेशन कंप्लीट कर लें फिर ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये 6th पॉइंट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अब इसका जो था पॉइंट यहाँ पे मैंने माइंड मैप को ड्रॉ किया गया है। तो अदर एस्पेक्ट में क्या क्या है, तो डिफाइन एंड डिक्लेयर क्या करता है, पॉलिटिकल कम्युनिटीज क्या, कहाँ पे बाउंड्री, उसका नेचर क्या है, अथॉरिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन एंड डिक्लेयर करता है। आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ आवर नेशनल कम्युनिटी, एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वही जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि अब वो पार्टीज भी कहो, वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, उनको एस्टैब्लिश भी कर सकती है, उनको रेगुलेट भी कर सकती है, राइट। सो नेक्स्ट, डिवाइड एंड शेयर पावर्स बिटवीन सेंटर स्टेट या फिर सब स्टेट। तो यहाँ पे फेडरल, क्वाजी फेडरल, अभी इसका अच्छा एग्जांपल लेना चाहूँ मैं अगर, तो हम कह सकते हैं रिलेशन, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर कहो UPSC, जो हमारा बोर्ड है UPSC, वो क्या करते हैं, IAS को सेलेक्ट करते हैं IAS को थ्रू एग्जाम्स, और कहाँ भेजते हैं, स्टेट्स में भेजते हैं। तो सेंटर इसको सेलेक्ट करेंगे और भेजेंगे स्टेट को। तो ये हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन। इस मामले में CEC में क्या होता है, स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस दो यही कंडक्ट करते हैं। हाँ, पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी के स्टेट इलेक्शन कमीशन करते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए सेंटर स्टेट का, जो कि है। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एज इंटरैक्शन ऑफ लीगल, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी। सो लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी को तीनों को इंटरैक्ट होकर, यानी 3 मिले तब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो कैसे बनता है देखिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट, सो कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज पावर विथ जस्टिस, ओके, अच्छी लाइन है। सो ऑपरेशंस ऑफ पावर प्रोसीजरली प्रिडिक्टेबल, तो इसमें क्या होता है, प्रोसीजरली प्रिडिक्टेबल क्यों कहा, तो अब सोचिए, अब गवर्नमेंट है हमारी जो, वो लाना चाहती है कुछ लॉस लाने के लिए उनको एक्ट लाना पड़ेगा। एक्ट लाने के लिए उनको पहले पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा।
बिल पास करने के लिए पहले उनको पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब हमें पता है कि क्या प्रोसीजर है उसका, राइट। अब जब जहाँ पर प्रोसीजर हो वहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाती है। अब सोचिए, चलो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट में, ओके, पर इंट्रोड्यूस करने के टाइम ही रिजेक्ट हो जाए तो हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये बिल पास नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशंस ऑफ पावर, वही बिल पास करना। सब हम कह सकते हैं कि नहीं, बिल लाना इट वन काइंड ऑफ पावर, राइट। हमारे पास वो पावर नहीं है क्योंकि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उनके पास है पावर। तो ऑपरेशन ऑफ पावर प्रोसीजरली प्रिडिक्टेबल, एक ही वर्ड है क्यों। अब हमें ये क्यों पता चला, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, राइट। इसमें सारा प्रोसीजर लिखा गया है, इसकी वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हर स्टेप। अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्लेसेस लिमिट ऑन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर। सो इससे पहले मैंने एक पॉइंट कहा था आपको, लिमिट्स गवर्नमेंट। तो अब जब लिमिट करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर तो आर्बिट्रेरीनेस ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाएगी, यानी किसी को भी ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली प्लेस लिमिट्स ऑन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर, सो इसलिए हम इसे लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं। सो इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ऑब्वियसली एंड इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स दैट ऑर्डिनरी स्टेट्यूट मस्ट कंप्लाई विथ। तो ये सारे लॉस ऑर्डिनरी स्टेट्यूट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गए, उन पर भी कंप्लाई होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज सोशल डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आप समझिए जनरली फाउंड इन प्रीएम्बल्स। अब आपको प्रीएम्बल समझना है तो मेरा यह वीडियो जाके देखिए पहले, जो कि आई बटन पे है। तो प्रीएम्बल्स एंड ओपनिंग डिक्लेरेशन बट कैन आल्सो बी फाउंड इन ओथ्स, मोटोज, ऑन फ्लैग्स एंड अदर सिंबल्स। तो ये सोशल, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, ओथ्स, मोटोस में, फ्लैग्स में और अदर सिंबल्स में रिफ्लेक्ट होता है ये। सॉरी, अदर सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन particularly those defining socio-economic rights, cultural or linguistic policy or education must also belong to this category। तो सेम इसी में आता है। सो नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। अब पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसे कहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाइज द सुप्रीम पावर, डिस्ट्रीब्यूट पावर इन ए वे दैट लीड्स टू द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है कि इसमें सारी तीनों के तीनों, कौन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके पास पावर, राइट। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है और आर्बिटरीनेस कम हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोसीजरल एंड पर्सपेक्टिव वे टू बैलेंस, अब यही कहा है। प्रोसीजरल वे में कैसे होता है, लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट को लिमिट्स दे दिए गए, यानी कि इससे इसके दायरे में ही काम करना पड़ेगा, इसके ज़्यादा जो आ जाएगा तो आर्बिटरीनेस बढ़ जाएगी, वो कहा गया है। पर्सपेक्टिव में एक गुड सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यू एंड एस्पिरेशंस ऑफ होमोजीनियस कम्युनिटी, एंड इट डिस्क्राइब्स हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन assume a broad consensus on common societal goal that public authority must strive to achieve। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल में क्या डिफरेंस है, प्रियम्बल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और प्रियम्बल को क्यों हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जाके देखिए। होप आपकी चाय ठंडी ना हुई हो।